हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे स्टूडेंट्स फटाफट से। आ जाइए आ जाइए। चलिए, एग्जाम के फॉर्म अभी तक नहीं है, क्या हुआ? मुझे क्या पूछ रहे हो यार? मैंने थोड़ी निकालने हैं, वो तो एनटीए ने निकालने हैं ना। वो तो जितना आपको पता उतना ही मुझे पता है। हाँ, बस ये है कि जब आ जाएंगे तब मैं बता जरूर दूंगा आप लोगों को। देखो, फॉर्म मैंने नहीं निकालने हैं। तो फॉर्म तो एनटीए वालों ने निकालने हैं ना। चलिए, तो कल मैंने आप लोगों को टीचिंग के सारे एमसीक्यू शेयर कर दिए थे। टीचिंग एप्टीट्यूड के 2021 के 35 शिफ्ट्स में जितने क्वेश्चंस आए थे वो मैंने सारे आपको शेयर कर दिए। ठीक है जी। टोटल 150 क्वेश्चंस थे। टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लो जिसने डाउनलोड नहीं किए हैं। और अब मुझे बार बार इस चीज के बारे में मत बोलिएगा। अब आधे लोग बोले कहाँ पे शेयर किए। तो जब आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, टेलीग्राम को चेक करने का, तो मैं क्या करूं? अब मुझे बार बार इस चीज के बारे में नहीं बताना। अगर आपको चेक करना है तो चेक करिए, नहीं तो मत कीजिए। सीरियस आप लोगों ने होना है, मुझे नहीं होना। कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम का नाम है। अरे लिंक क्या यार, तुम जाके नाम सर्च करो, 55,000 वाले सब्सक्राइबर वाला चैनल ज्वाइन कर लो, बात खत्म। चलिए, एक आज या कल कल मैं आप लोगों को रिसर्च के शेयर कर दूंगा, है ना। हाँ, टीचिंग के हो गए ना, रिसर्च के मैं कल शेयर कर दूंगा। तो एक एक करके सारे शेयर कर दूंगा, ठीक है। हिंदी में भाई पॉसिबल नहीं है, इस बार हिंदी में पॉसिबल नहीं है। जो स्पेशल क्लास में डिस्कस होंगे वो हिंदी में पॉसिबल है। बट अगर आप बोलोगे कि ये सारे 1750 क्वेश्चन को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो इतना टाइम नहीं है, उसके लिए सॉरी। इंग्लिश में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था तो इंग्लिश में दे दिया है। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए, क्योंकि अगर वो करने लग गया ना तो आपका पेपर आ जाएगा। आपको पता है अगर 10-12 पेपर होते तो पॉसिबल हो जाता। 35 पेपर है, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी।
आप उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो ट्राई कीजिए। चलिए, रिसर्च एप्टीट्यूड। देखिए, रिसर्च एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। रिसर्च में से आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यू विल फाइंड मैनी क्वेश्चंस। और ये यूनिट इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब आप पीएचडी में जाओगे तो वहां पर भी आप लोगों को रिसर्च ही करनी है। कल को कोई आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपकी पीएचडी इंटरव्यू होती है, जो कुछ भी होता है, हर जगह पर जो रिसर्च है ना, उसका अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो इस वजह से ये दोनों ही चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ऐसे आप लोगों को दोनों ही चीजों पे फोकस करना है, चाहे वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक है, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को इस यूनिट को प्रिपेयर करना है। और ये यूनिट टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड यूनिट है, इसमें कुछ भी रेक्टिफिकेशन वाला सीन नहीं है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप रट्टा लगाओगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें आपको चीजें समझनी ही पड़ेंगी। जो बच्चा समझेगा वो क्वेश्चन को बनाएगा, और जो नहीं समझेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, फिर वो आपकी इच्छा है कि आप उसको कैसे करना चाहते हो। तो रिसर्च का अगर आप बेसिक मीनिंग समझने की कोशिश करते हो तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। रिसर्च मतलब ऐसा कुछ जो आपको पहले पता है और आप उसको बार बार उसके अलग अलग एस्पेक्ट से सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज जो आप लोगों को पता है, उस पर सर्च हो चुकी है और आप उसके अलग अलग एस्पेक्ट को बार बार रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हो। सो ये एक एटीट्यूड होता है इंक्वायरी का, किसी चीज को इंक्वायर करने का, फैक्ट्स को एलिसिट करने का। एक सिस्टमेटिक वे है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढने का, और एक जर्नी है नोन टू अननोन। मतलब कुछ चीजें आप लोगों को पता है, उससे आप कुछ ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करते हो जो आपको नहीं पता। So it is a process of inquiry and investigation. It is a systematic and methodological. It increase the knowledge. मतलब ये क्या है, ये एक सिस्टमेटिक वे होता है, एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे है, सिस्टमेटिक वे है जो आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक लेके जाता है। ये प्रॉब्लम है और उसके सॉल्यूशन तक आप लोगों को लेके जाता है। ठीक है जी, और ये हमेशा एक साइंटिफिक वे में होती है। हमेशा साइंटिफिक वे में होती है। तो रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च। देखो ये वर्ड है ना, साइंटिफिक और सिस्टमैटिक, फॉर पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे होती है, ऐसे रैंडमली नहीं होती है। इनफैक्ट रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च एक्टिविटी कैरिड आउट बाय ईच सेक्टर, हर सेक्टर में यूज होती है, एंड फाइंड आउट सोल्यूशन फॉर अ जनरल और अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और जो प्रॉब्लम हो सकती है वो आपकी जनरल भी हो सकती है, वो आपकी पर्टिकुलर भी हो सकती है। Research can be defined as systematic investigation into and study of subject in order to establish fact and arrive at new finding। मतलब किसी घूम फिर के एक ही बात चल रही है कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करके उसके सॉल्यूशन तक आप पहुंच रहे हो। उसके सॉल्यूशन तक पहुंच रहे हो, उसको आप क्या नाम दे देते हो, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। उसको आप क्या नाम दे देते हो, रिसर्च का नाम दे देते हो। तो ये ना एक राइटर है कुक के द्वारा रिसर्च की एक डेफिनेशन दी गई है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसके फीचर्स को उसने डिफाइन कर दिया कि रिसर्च में आप रैशनल तरीके से सोचते हो, आपकी जो थिंकिंग होती है वो रैशनल होती है, एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव मैनर, बहुत ही डीप इंसाइट्स एक्सपर्ट वे में, सर्च एंड सोल्यूशन, एग्जैक्टनेस, एनालिसिस, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, क्रिटिकल ऑब्जर्व करते हो, केयरफुल प्लानिंग होती है, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होता है, और कंडेंस जनरलाइजेशन होती है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज को आप जनरलाइज करने की कोशिश करते हो, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग। तो ये कुछ फीचर्स हैं और इसमें कुछ नहीं है। तो जो सर्च है ना, वो वर्ड है, वो लैटिन वर्ड से आया था। एक सेकंड,
फ्रेंच है, ठीक है, यहाँ पर ना लैटिन रहने दो, इसको फ्रेंच लिखो, इट इज अ फ्रेंच वर्ड। रैशनल का मतलब होता है एकदम से दिमाग लगा के, एकदम से दिमाग लगा के जब आप पूरे अपने कॉन्शियसनेस से किसी चीज को सोचते हो। तो फ्रेंच वर्ड है, तो फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है टू नो और टू गो अबाउट सीकिंग, किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करनी। और ये वर्ड सबसे पहले कब यूज किया गया था? 1557 में। 1557 में इस वर्ड का क्या किया गया था? इस्तेमाल किया गया। एक सेकंड, 1557 में पहली बार इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया। 77 नॉट 57, 1577। अब जब आप रिसर्च को हमेशा हम एक प्रोसेस की फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास अलग अलग स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करके हम इसके सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। मतलब पहले आप एक क्वेश्चन फ्रेम करते हो और उससे रिलेटेड आप सारा डेटा कलेक्ट करते हो और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढते हो। ठीक है जी, आप पहले क्या करते हो? एक क्वेश्चन फ्रेम करते हो, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हो और उसके बाद उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो। सो रिसर्च में आप कुछ बेसिक से क्वेश्चन का आंसर देते हो, जैसे कि व्हाट डू आई वांट टू नो, मैं क्या जानना चाहता हूँ। हाउ डू आई विल गेन द नॉलेज, मैं कैसे जानूंगा। व्हाई डू आई वांट टू नो, मतलब मैं क्या जानना चाहता हूँ, मैं कैसे जानना चाहता हूँ, मैं कैसे जानूंगा, मैं क्या जानता हूँ, मैं सब चीजें। इट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड विद एपिस्टेमोलॉजी, जैसे नॉलेज की स्टडी होती है ना, उस तरीके। तो री और सर्च, दोबारा सर्च करना होता है। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स, नए फैक्ट्स देखने की कोशिश करते हो। रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन पे सर्च करते हो ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन में बढ़ोतरी कर सको। इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सिस्टमेटिक होती है, प्रॉपर मेथड होते हैं, नॉलेज को इंक्रीज करती है। ये सारी वही पहले वाली पॉइंट है। यहाँ पर जो चीज समझने वाली है वो है कि कभी भी आपकी रिसर्च है ना, वो अनसाइंटिफिक नहीं होती। नो डाउट आपकी रिसर्च नॉन रैंडम हो सकती है, नॉन मतलब अलग तरीके से हो सकती है, सब्जेक्टिव होती है, बट सब्जेक्टिव में भी साइंस का होना जरूरी है। कभी भी कोई भी रिसर्च अनसाइंटिफिक नहीं हो सकती, क्योंकि जो साइंस है वो इसेंस है आपकी रिसर्च की। जो साइंस है ना, वो इसेंस है आपकी रिसर्च की, आप ऐसे मान के चलिए। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। अब हम ये सोचते हैं कि कौन सी चीज रिसर्च नहीं होती। ये तो हमने समझ लिया कि ये वाली चीजें हैं जो रिसर्च होंगी। अब कौन सी चीज है जो रिसर्च नहीं होगी? अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन कोई कलेक्ट कर रहे हो तो वो रिसर्च नहीं है। ठीक है, अगर आप सिंपली किसी इंफॉर्मेशन कोई कलेक्ट किए जा रहे हो और बोल रहे हो कि ये रिसर्च है, तो वो रिसर्च नहीं है। आप अपने फैक्ट्स को रीअरेंज कर रहे हो, आपने बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए हुए हैं, कभी आप उनके साइड लगा देते हो, कभी इस साइड लगा देते हो, कभी इस साइड, कभी इस साइड, इस तरीके से लगा देते हो, तो वो भी नहीं है। और इट इज नॉट अ सेल्स पिच। अ न्यू इंप्रूव्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट आफ्टर ये रिसर्च इज रियली रिसर्च। मतलब इंप्रूवमेंट को भी हम रिसर्च नहीं बोलते। रिसर्च का मतलब होता है कि कुछ नया हो, जिसमें कुछ इनोवेशन हो। ठीक है, यहां पर आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, एक वर्ड होता है इन्वेंशन और एक होता है डिस्कवरी। सेल पिच का मतलब होता है जब आप प्रोडक्ट नया बना देते हो ना, जैसे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो। तो इन्वेंशन का मतलब होता है कुछ इनोवेशन, इंप्रूवमेंट नहीं होता। डिपेंड करता है ना वो इंप्रूवमेंट कैसी है। अगर तो सिर्फ मॉडर्नाइजेशन है तो उसको नहीं बोलोगे, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव होना चाहिए ना, कुछ नया होना चाहिए। इनोवेशन मतलब जब आप कुछ न्यू क्रिएट कर देते हो, जैसे एडिसन ने बल्ब की इन्वेंशन की थी। जो बल्ब है वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो एडिसन के द्वारा बनाया गया। जो चीज है ही नहीं पहले, उसको बनाना मतलब कुछ नया लेके आना, दैट इज इन्वेंशन। उसको हम क्या नाम दे देते हो? उसको आप इन्वेंशन का नाम देते हो।
बट कुछ चीज ऐसी जो ऑलरेडी कहीं पे छुपी हुई है और उसको डिस्क्लोज करना, सबके सामने लेके आना, उसको डिस्कवरी, जैसे बोलते हैं ना कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अब उसने अमेरिका बनाया नहीं था, उसने उसको सिर्फ खोजा था। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये प्रोसेस आता है रिसर्च का, इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ओवरव्यू सा समझ लीजिए, इसका ओवरव्यू समझ लेना जरूरी रहेगा आप लोगों को, आगे चल के अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एक टॉपिक से डिसाइड करते हो कि मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है। फिर आप क्या करते हो, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन कर देते हो कि अच्छा यार इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी रिसर्च क्या है, सॉरी टॉपिक क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, आप उसको डिफाइन कर देते हो। फिर आप उसके ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करते हो। ऑब्जेक्टिव मतलब कौन सी चीजों को फोकस करने वाले हो। उसके बाद आप उससे रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू करते हो। लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि उस रिसर्च से रिलेटेड पहले भी बहुत सारी रिसर्च हुई होंगी, तो जो पास्ट की रिसर्च है, जो पहले की रिसर्च है, उनको क्या कर रहे हो आप, स्टडी करते हो। जो पहले की रिसर्चेज हैं उनको आप क्या करते हो, आप उनको स्टडी करते हो, उनमें देखते हो कि अच्छा इसमें क्या था, इसके मतलब जिससे आपको ऑथेंटिसिटी मिल जाती है कि अच्छा भाई पहले वाले बंदे ने ये किया था, वो वाले बंदे ने ये किया था, वो किया था। देन आता है हाइपोथेसिस। फिर आप उससे रिलेटेड रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद आप एक हाइपोथेसिस बना देते हो जिसको आप प्रूव करना चाहते हो या डिसअप्रूव करना चाहते हो। हाइपोथेसिस का मतलब एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसपे आपकी पूरी रिसर्च बेस्ड होती है। एक अजम्पशन बना लेते हो कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा नहीं हुआ होगा, उसको बेस बना के फिर आप अपना पहले रिसर्च डिजाइन बनाते हो और फिर आपका सैम्पलिंग डिजाइन बनता है। रिसर्च डिजाइन आपकी पूरी रिसर्च का डिजाइन होता है और जो सैम्पलिंग डिजाइन होता है वो रिसर्च के बीच का जो कंसेप्ट होता है उसको होता है, उसके बीच का कंसेप्ट होता है। लाइट इज सैम्पलिंग डिजाइन। और सैंपल के बाद फिर आप उससे रिलेटेड क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा को एनालिसिस करते हो और जनरलाइजेशन करते हो और फिर लास्ट में रिपोर्ट निकाल देते हो। ठीक है, सो दैट्स एज सिंपल एज इट इज। अब आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या पूछेंगे, वो आप लोगों को सीक्वेंस पूछेंगे। वो आपको कैसे पूछेंगे, वो आपको सीक्वेंस वाइज पूछेंगे कि अच्छा यार इसका मतलब ये होता है, पहले स्टेप कौन सा आएगा, बाद में स्टेप कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। वो आपको सीक्वेंस वाइज स्टेप्स पूछेंगे। ठीक है, दे विल आस्क यू द स्टेप्स, वो आपको स्टेप्स पूछेंगे, वो सीक्वेंस पूछेंगे। अब रिसर्चर की क्वालिटीज क्या होती हैं, देखो सिंपल सी बात है यार, इसमें मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर आप रिसर्चर बने, जैसे टीचर की क्वालिटी हुई उसी तरीके से एक रिसर्चर की क्वालिटीज होनी चाहिए कि उसका दिमाग है वो रिसर्च के हिसाब से चलना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, उसको रिसर्च के टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, रिसोर्सफुल होना, मतलब उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होने चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, क्विक थिंकर होना चाहिए, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स है क्योंकि उसको रिसर्च से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों के पास जाना पड़ेगा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, काम रहना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग डेटा नहीं देते हैं तो गुस्सा आ जाता है, एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए और रिलीजियस होना चाहिए। रिलीजियस का मतलब अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होना चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज। ठीक है, ये कुछ क्वालिटीज हैं जो एक रिसर्चर के अंदर होने चाहिए। अब यूटिलिटीज ऑफ रिसर्च, हम रिसर्च क्यों करते हैं या जो रिसर्च होती है उसकी क्या यूटिलिटी होती है, उसके क्या फायदे होते हैं, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ रिसर्च, क्या क्या फायदे होंगे। सो सबसे पहले तो रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, रिसर्च से जो आपको आउटपुट मिलेगी वो डिसीजन मेकिंग होगी। दूसरा थिंकिंग, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें आपकी रिसर्च पे डिपेंड करेंगे। रिसर्च से ही आपको नई चीजों निकालने को, इनोवेशन से रिलेटेड क्या होगा, हेल्प मिलेगी। नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में, अभी जो प्रोडक्ट है उनको मॉडिफाई करने में हेल्प मिलेगी। रिसर्च आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरिया, जो आपके अलग अलग प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा। और ये जो अलग अलग एरियाज, फंक्शनल एरिया समझ लो ना, क्योंकि रिसर्च है ना, रिसर्च एक सेक्टर में नहीं होती। आप ये मत मान के चलो कि सिर्फ एजुकेशन में रिसर्च है, हर सेक्शन में, हर सेक्टर में, हर फील्ड में रिसर्च होती है।
हर फील्ड में क्या होती है, रिसर्च होती है, हर जगह पर रिसर्च होगी। सो रिसर्च के बिना ये आप बोल नहीं सकते कि यार नहीं इस पर्टिकुलर फील्ड में तो रिसर्च नहीं होती है, यहां पर रिसर्च नहीं होती है। रिसर्च हर जगह पर ही देखने को मिलती है। अब रिसर्च की रिक्वायरमेंट, अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो आपको बेसिक कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो प्लानिंग, आपको प्रॉपर क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे से प्लानिंग करोगे तभी आप अपनी रिसर्च रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकोगे, क्योंकि प्लानिंग नहीं होगी तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। देन आता गाइडेंस, जैसे आपका एक गाइड होगा है ना, जो आपको प्रॉपर बताता है कि रिसर्च कैसे करनी है, कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना है। एक्सपर्ट, आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा या आपको एक्सपर्ट्स की गाइडेंस लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग, क्योंकि जो रिसर्च के टूल्स होते हैं उनको अप्लाई करने के लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। टी टेस्ट कैसे लगाना है, टेस्ट कैसे लगाना है, ये सारे टेस्ट वगैरह के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंस, रिसर्च में पैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, पैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पैसे की जरूरत हर जगह पे पड़ेगी। रेफरेंस लाइब्रेरी और रिसर्च जर्नल, ठीक है, ये सारे एक ही पॉइंट है कि रिसर्च हमेशा आपकी रिसोर्स बेस्ड होती है। क्या होती है, रिसोर्स बेस्ड होती है। रिसोर्स बेस्ड होने का मतलब क्या हुआ कि रिसर्च है वो आपकी किस पे डिपेंड करेगी, आपके रिसोर्सेज के, आपके पास कितने रिसर्च जर्नल्स अवेलेबल हैं, आपके कितनी आपके पास बुक्स अवेलेबल है, कितने आप ऑनलाइन रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को क्या करेंगे, इनहांस करेंगे। क्रेडिबिलिटी की एनहांस करें। ठीक है जी, देखो रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी आगे कंप्लीट टॉपिक आएगा, फिलहाल अभी इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जाते जाते एंड में आपको ये समझ आ जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब हम एम्स ऑफ रिसर्च की जब बात करते हैं ना कि हमारी रिसर्च के बेसिक एम्स क्या होते हैं, वैसे तो रिसर्च के बहुत एम्स होते हैं, बट अगर आप ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से देखियो ना तो हम 4 अलग अलग कैटेगरीज में इसके एम्स को डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला जो टाइप आ जाती है या एम आ जाता है वो आपका हो जाता है एक्सप्लोरेटरी, जिसको आप फॉर्मुलेटिव भी बोल देते हो, जहां पर आप किसी चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, मतलब जहां पर आप लोगों को किसी चीज के बारे में अभी नॉलेज नहीं है। ठीक है जी, जहां पर आपको अभी फिलहाल किसी चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप उस चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, इसको आप पायलट टेस्टिंग या पायलट स्टडी का नाम भी दे देते हो। इस स्टडी को आप पायलट टेस्टिंग का नाम भी दे देते हो। व्हाट यू कॉल इट, पायलट टेस्टिंग, जहां पर आपको अभी पता नहीं है प्रॉब्लम के बारे में, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम। देन जब आप उसके बारे में समझ गए तो फिर आप उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी का मतलब होता है जब आप उस चीज को, जब आपके सामने वो प्रॉब्लम क्लियर हो गई है तो आप उसको डिस्क्राइब करते हो एज इट एज। किसी चीज को एज इट एज ही डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप अपने एंड से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्शन में आप अपने एंड से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, है ना। डिस्क्रिप्शन में आप अपने एंड से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो, डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो। देन आता है डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस का मतलब होता है उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी, एक तो वर्ड आप लोगों ने याद रखना है फ्रीक्वेंसी, और डायग्नोस में मैंने आपको टीचिंग में बताया था स्ट्रेंथ, वीकनेस, उसकी प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। एक तो फ्रीक्वेंसी और कॉज ऑफ प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उस चीज पे ध्यान देते हैं। देन आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब होता है जब आप कॉज और इफेक्ट की स्टडी करते हो। कॉज एंड इफेक्ट, किस पे ध्यान दिया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट, कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कॉज क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। उसका कॉज क्या है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो ये 4 चीजें हैं जिसको आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको काफी ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। एक्सप्लोरेटरी, जब आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता तो आप उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है आप उस चीज को डिस्क्राइब कर देते हो जब आपको उस चीज की नॉलेज हो जाती है।
डायग्नोस्टिक का मतलब होता है जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है ये देखने के लिए कि क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब आप उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस बना देते हो, उसका क्या कॉज है और उसका क्या इफेक्ट होता है, इन सारी चीजों पे आप ध्यान देने की कोशिश करें, राइट। क्या कॉज है और क्या इफेक्ट होगा। अरे यार अब नोट्स देखो, अब नोट्स को लेके मैं क्या आपको सजेस्ट करूं, इस चीज के बारे में बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं, नोट्स कैसे बनाने। अब देखो पेपर आपका 50 दिन के बाद और आप अभी तक नोट्स को लेके ही क्लियर नहीं हो यार। नोट्स के रिलेटेड तो बहुत देर पहले ही मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी। टू द पॉइंट लिखो, ज्यादा समझने की, याद करने की कोशिश करो। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, ये कुछ एम्स हैं या कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जैसे रिसर्च के। अब ये आप लोगों को पता चल गया। देखो मेन एम रिसर्च का क्या होता है कि एक आपके पास प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो, ठीक है जी। आपके पास एक प्रॉब्लम है और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो, मेन एम तो यही है। उसके बाद बहुत सारे सेकेंडरी एम्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि किसी फिनोमिना, किसी इंसाइट्स को के साथ फेमिलियरिटी अंडरस्टैंडिंग, रिव्यू और करना एग्जिस्टिंग नॉलेज को, इन्वेस्टिगेट करना कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को, अदर सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, एक्सप्लोर करना जनरल इश्यूज, कंस्ट्रक्ट और क्रिएट न्यू प्रोसीजर, नए प्रोसीजर, नई नॉलेज एक्सप्लेन करना, फ्रीक्वेंसी और हाइपोथेसिस। अगर आप ये लास्ट वाले 4 पॉइंट्स देखोगे ना तो ये पता कौन से हैं, ये वही जो हमने इससे पहले पढ़े हैं, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल। ये हाइपोथेसिस बेस्ड जो होती है उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोल देते हैं और कॉजल रिसर्च भी बोल देते हैं, कॉजल रिसर्च, ठीक है। तो ये जैसे देखो फैमिलियरिटी गेन करनी है किसी फिनोमिना के बारे में या न्यू इनसाइट्स लेने हैं तो एक्सप्लोरेटरी। और याद रखिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मुलेटिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मुलेटिव रिसर्च। देन आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है जब आप किसी इंडिविजुअल ग्रुप को एज डिस्क्राइब करते हो, मतलब यहां पर आप ये समझ लो कि ये जो पहले नंबर पे लिखी हुई है ना, इसी को पायलट टेस्टिंग का नाम भी दे देते हैं, पायलट टेस्टिंग का नाम दे देते हो। देन डायग्नोस्टिक में क्या करते हो, जैसे टीचिंग में बताया था सेम टू सेम वही। डायग्नोस किसको करोगे भाई, क्या हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, क्या प्रॉब्लम और उसका कॉज है। और देन आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जहां पर आप वेरिएबल्स की बात करते हो। एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों के बीच की जो स्टडी होती है उसको आप क्या बोल देते हो, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी या फिर साइंटिफिक स्टडी। वेरिएबल का मतलब वो चीजें जो वेरी होती हैं, जैसे आपकी एज है, वेट है, कुछ भी बोल सकते हो, जो चीजें वेरी होती हैं, जो कुछ भी वेरी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ नोइंग, 4 वेज ऑफ नोइंग। ये किसके द्वारा मेथड दिया गया, पहले तो ये इस बंदे का नाम बताना, मैं ना भूल गया, मेरे माइंड से निकल गया, किसके द्वारा दिया गया था ये। तो फिर हाइपोथेसिस की ही बात हो रही है भाई। करलेंगर ली है ना, कुछ ऐसा नाम है, करलेंगर ली, ठीक है। इसने दिए थे ये 4 मेथड्स। करलेंगर ली, तो उसने बोला था
कि जो भी हमें नॉलेज मिलती है ना, वो 4 अलग अलग तरीके से मिलती है, 4 अलग अलग तरीके से। TAII। देखो यार, हाइपोथेसिस का टॉपिक ना डिटेल में आएगा। अब आप हाइपोथेसिस को यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ सकते, फिलहाल के लिए अपने दिमाग में बिठाओ ना कि हाइपोथेसिस क्या है, एक स्टेटमेंट है और वो कॉज और इफेक्ट के हिसाब से काम करता है। किसके हिसाब से काम करता है? कॉज और इफेक्ट के हिसाब से करता है। एक कॉज है, उसका इफेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हो, या फिर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उससे रिलेटेड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हो, बस। तो उसने बोला कि जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है हमारा टेनेसिटी। टेनेसिटी का मतलब होता है सुपरसीशन। जो बिलीफ सिस्टम, जो क्या है, आपका एक बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम का मतलब है जिसके आगे आप कुछ भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। जैसे इसमें सुपरसीशन बताया हुआ ना, सुपरसीशन का मतलब है कि जैसे आप अंधा विश्वास है उस चीज पे, जैसे हमारे रिलीजन में जो लिखा हुआ है हमारे लिए वो सच है। हम बोल देते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ में जो लिखा हुआ है भाई वो सच है, चाहे आज के टाइम पे उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस ना हो। ये इंडोक्ट्रिनेशन वाला कंसेप्ट हो गया। अगर हम देखें तो हर धर्म के, हर रिलीजन के जो धर्म ग्रंथ है वो आज से 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल पहले लिखे गए थे। यस और नो? हो सकता है कि हर रिलीजन में कुछ चीजें ऐसी हों जो आज एप्लीकेबल नहीं होंगी, क्योंकि दुनिया इतनी बदल चुकी है। यस, इस बात को तो सब एग्री करते हैं, लेकिन हम उनके अगेंस्ट बोल नहीं सकते, हम उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो एक सुपरसीशन, वो एक बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि नहीं भाई, अगर इस XYZ में ये बात लिखी हुई है तो इसको मानना ही पड़ेगा। जबकि बहुत सारी चीजें वो टाइम के साथ चेंज हो गई हैं, बट हम उस चीज को चेंज नहीं करना चाहते। देन आता है मेथड ऑफ अथॉरिटी। कोई ऑथोराइज्ड पर्सन, जैसे रिलीजन लिखा हुआ है, कोई ऑथोराइज्ड पर्सन है जो आपको बोल देता है। जैसे आपकी मम्मी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप उसको उस पर मानोगे। आपके पापा ने कुछ बोल दिया, आपके धर्म ने आपको ये बात बोल दी कि ये चीज है, तो आप उसको भरोसा करोगे। देन आता है मेथड ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? फिलॉसफी, मतलब लॉजिक। जहां पर आप चीजों को आपस में रिलेट करके लॉजिक लगा के समझने की कोशिश करते हो कि अच्छा इसमें ये है तो ऐसा होगा, अगर बादल है तो बारिश होगी। समझ रहे हो ना? जब आप चीजों को क्या करते हो, रिलेट करने की कोशिश करते हो, जब आप चीजों के अंदर लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हो, फिलॉसफी ढूंढने की कोशिश करते हो, इंडक्टिव और डिडक्टिव चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हो, इंडक्टिव और डिडक्टिव चीजों को ढूंढने की कोशिश करते हो। उसके बाद आता है मेथड ऑफ साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है? यहां पर आपकी ये जो रिसर्च आ जाती है, समझ रहे हो ना? जहां पर आप अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं सच्चाई के रास्ते पे, एक साइंटिफिक विजन के थ्रू, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हो। दैट्स व्हाट वी कॉल मेथड ऑफ साइंस। देखो, मेथड ऑफ टेनेसिटी का मतलब कोई चीज इस वजह से सच है क्योंकि उसमें आपका बिलीफ है, जैसे कलर, रेसिस्ट, एथनिक सुपीरियरिटी। देन आता है अथॉरिटी। एनीथिंग सेड बाय द टीचर और पेरेंट्स। कुछ पेरेंट्स ने बोल दिया, कुछ टीचर्स ने बोल दिया, तो हमें उस चीज को भरोसा करना ही पड़ेगा कि ये सच है और कुछ जरूरत नहीं है। देन आता है इंट्यूशन, फिलोसफी। हुज इंट्यूशन, जैसे टू बी अ गुड अकाउंटेंट यू नीड टू बी गुड इन मैथमेटिक्स। आपके पास एक लॉजिक है कि भाई अगर तुझे अकाउंटेंट बनना है तो तुझे मैथ में अच्छा होना पड़ेगा। सो दैट सिंपल, वो एक लॉजिक है जिसमें आप एक लॉजिक ढूंढते हो। समझ रहे हो ना? लॉजिक। और यहाँ पर साइंटिफिक अप्रोच पे बेस्ड हो जाती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। समझ रहे हो ना? नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड अप्रोच ऑफ साइंस। साइंस को फॉलो करते हो, साइंटिफिक विजन, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन, और उसका एक पर्टिकुलर जो सोल्यूशन है उसको ढूंढने की आप कोशिश करते हो, उसका सोल्यूशन ढूंढने की आप कोशिश करते हो। यू ऑलवेज ट्राई कि हाँ, इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है जो मुझे ढूंढना है। ठीक है जी। अथॉरिटी में ये बताया है ना कि
अथॉरिटी मतलब आपके मम्मी पापा जो आपको बोलते हैं, चाहे वो गलत है बट आपको मानना पड़ता है ना, समझ नहीं रहे? ये है कि कौन सी चीजों पे आपको सच मानना पड़ रहा है, पॉइंट ये है। फिक्सिंग बिलीफ, समझ रहे हो ना? बिलीफ सिस्टम आपका कैसे बनता है? कुछ चीजें आप सुपरस्टिशन से मानते हो, कुछ चीजें हमारे धर्म में लिखी हुई है इस वजह से हम सच मानते हैं, कुछ चीजें हमारे माँ बाप बोल देते हैं इस वजह से हम सच मान लेते हैं, कुछ चीजें हमारा लॉजिक बोलता है इस वजह से हम सच मान लेते हैं, और कुछ चीजें हमारे साइंटिफिक विजन का पार्ट होती है इस वजह से सच मान लेते हैं। तो हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे अलग अलग चीजों से बनता है? ठीक है, यही तो टॉपिक है, यही तो टॉपिक है। ठीक है जी, तो ये क्लियर है जी? आगे तो मेथड ऑफ टेनेसिटी का कीवर्ड क्या है? सुपरस्टिशन। मेथड ऑफ अथॉरिटी का क्या है? रिलीजन। मेथड ऑफ इंट्यूशन का मतलब फिलॉसफी, जिसको आप लॉजिक बोल देते हो, और मेथड ऑफ साइंस का मतलब इंडक्टिव और डिडक्टिव। कि यहां पर हम दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि एक जगह पर इंडक्टिव अप्रोच की बात हो रही है और दूसरी जगह पर डिडक्टिव। अब ये इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या है, मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में डिटेल में पढ़ाया कि जब हमारे पास एक पर्टिकुलर नॉलेज होती है उससे हम जनरल नॉलेज तक जाते हैं तो वो इंडक्टिव होता है, और जब हमारे पास एक जनरल नॉलेज होती है उससे हम पर्टिकुलर तक जाते हैं तो वो डिडक्टिव होता है। टीचिंग के मेथड, टीचिंग का जो कोर्स है उसमें जाके आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, लॉजिक में आप बेसिकली फिलॉसफी की बात करते हो। फिलॉसफी मतलब लॉजिक, आप वेरिएबल्स को रिलेट करने की कोशिश करते हो, मतलब एक सिस्टमेटिक वे ना चला के आप अपना जो लॉजिक होता है, मतलब अपना माइंड है, कॉग्निशन का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हो ना? फिलॉसफी भी तो माइंड से रिलेट करती है ना, कि इस सच्चाई के पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, तर्क क्या है, उस तर्क को ढूंढने की कोशिश करते हो। अरे भाई, सुपरस्टिशन का मतलब वहम भरम होता है यार। सुपरस्टिशन का मतलब होता है वहम भरम, कि किसी चीज को आप इस वजह से सच मान लेते हो क्योंकि वो मानते हैं। अंधविश्वास कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो भाई तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना? तो वो जो अंधविश्वास में जो लोग रहते हैं वो उसको बोलते हैं सुपरस्टिशन। इसी वजह से बोलते हैं कि सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करना चाहिए। लेकिन आप किसी को समझाओगे तो वो समझेगा थोड़ी। इवन के हमारे पेरेंट्स भी अगर इस चीज को मानते हैं तो वो भी नहीं सुनेंगे हमारी बात को, क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठ चुकी है ना वो चीज, है ना? आप जितना मर्जी समझा दो लेकिन वो नहीं मानेंगे। और अगर आपके दादा दादी हो फिर वो उससे भी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट चीजों को मानते हैं। अभी आपके भी दादा दादी में से किसी ने देखा ही होगा भूत प्रेत, तो देखा ही होगा। अब मेरी दादी इन सारी चीजों को मानती थी, मेरा दादा नहीं मानता था। मेरी दादी तो ये भी बोलती थी कि उसने भूत प्रेत देखे हैं, उसने चुड़ैल देखी है। मेरी दादी ये भी बोलती थी, कहानियां सुनाती थी। मेरा दादा इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था, तो वो बोलता था कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो ना? इंडक्टिव डिडक्टिव समझा तो दिया बेटा टीचिंग एप्टीट्यूड में, ये पूरा आगे टॉपिक आएगा डिटेल में। फिलहाल आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जब हमारे पास एक पर्टिकुलर नॉलेज होती है उससे हम एक जनरल नॉलेज तक जाते हैं तो वो इंडक्टिव अप्रोच हो जाती है, और जब हमारे पास एक जनरल नॉलेज होती है उससे हम पर्टिकुलर नॉलेज तक जाते हैं तो वो डिडक्टिव हो जाती है। देखिए, इस चीज को ना बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ ओवरव्यू से समझ लीजिए। जब आप रिसर्च क्वेश्चंस की बात करते हो ना, तो ये ओपन अप्रोच होती है एक तरीके से।
वाई में लेके बोलते हैं ना कि जैसे वाई रिसर्च क्वेश्चन क्या है, जब आप एक जनरल सेंस में यूज करते हो। कैसे? जब आप एक जनरल सेंस में किसी रिसर्च क्वेश्चन के बारे में बात करते हो कि ये रिसर्च क्या होगी, है ना। अरे भाई वो निमोनिक है यार, TAII। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव में फिर आप उसको स्पेसिफाई कर देते हो। स्पेसिफाई करने का मतलब समझ रहे ना? स्पेसिफाई करने का मतलब क्या हुआ, फिर आप उस रिसर्च क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो, टू अंडरस्टैंड, टू डिटरमाइन। समझ रहे हो ना? जैसे आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाते हो तो कुछ नहीं होता, रिसर्च क्वेश्चन को बेस बना के रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में हम हर चीज को क्या कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं। हम उन चीजों को स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो सारी चीजें स्पेसिफाई रहें, हाउ दीज थिंग्स विल रिमेन स्पेसिफाइड। ठीक है जी, एक सेकंड। इससे ज्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये समझ लीजिए कि जब आप किसी चीज को जनरल सेंस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, कैसे जनरली बोल देते हो चाहिए यार कैसे हुआ है, समझ रहे हो ना? जैसे हम एक नॉर्मल आम भाषा में बात करते हैं कि यार कैसे हुआ होगा, तो वो, बट जब आप उसको साइंटिफिक विजन में या साइंटिफिक भाषा में अच्छे से करते हो कि अच्छा टू डिटरमाइन, टू अंडरस्टैंड, तो वो आपका क्या बन जाता है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव बन जाता है। बट दैट बिकम, फिर वो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अब मोटिवेशन इन कंडक्टिंग रिसर्च, मतलब लोग रिसर्च क्यों करते हैं। देखो हर किसी का अपना अपना एक, आप ऐसा बोल सकते हो कि हर किसी की अपनी अपनी जरूरत होती है रिसर्च करने की। हर किसी की अपनी अपनी मोटिवेशन है कि बंदा रिसर्च क्यों कर रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो रिसर्च डिग्री लेने के लिए करते हैं क्योंकि उसका फायदा होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको एक्चुअली में इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स ढूंढने का, सॉल्व करने की आदत होती है। कुछ लोग होते हैं वो इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, कुछ सोसाइटी को सर्व करने के लिए, कुछ सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए, कुछ पॉलिसी मेकिंग, समझ रहे ना? कुछ स्टिपेंड लेने के लिए करते होंगे, कुछ ऐसे ही कर देते हैं, कुछ इतने बेले होते हैं तो इस वजह से करते हैं, है ना? तो मतलब अल्टीमेटली हर किसी का अपना अपना एम है रिसर्च करने का। किसी को नाम के साथ डॉक्टर चाहिए, किसी को हर महीने 30,000 चाहिए, तो अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। बट अल्टीमेटली हर बंदा रिसर्च रिसर्च ही रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो अलग होती है? उसके जो पीछे की कहानी है वो अलग होती है। मतलब रिसर्च एक ही है, उसके पीछे के जो फायदे नुकसान है वो सभी के अलग अलग है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इससे ये हो जाएगा, कुछ लोग सोचते हैं इससे ये हो जाएगा। अब वो हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ। सर आप, मैंने नहीं की रिसर्च, मैंने PhD नहीं किया। हाँ नहीं नहीं, मुझसे होगी नहीं ना, मुझे लगता है कि मुझसे PhD होगी ही नहीं। चलो छोड़ो यार, मेरी PhD से आप लोगों को क्या लेना देना, है ना? आप लोगों को एग्जाम क्रैक करवाना है, आप लोग करो ना। तो मेरा टीचिंग में थोड़ा ज्यादा था रिसर्च से, समझ रहे हो ना? टीचिंग में रिसर्च से थोड़ा ज्यादा था, और जब मैं ऑनलाइन में आ गया तो फिर मुझे लगा कि शायद अब मुझे इस चीज की जरूरत ही नहीं है। हाँ इन फ्यूचर अगर कभी जरूरत पड़ती है तो कर लेंगे, बट अभी फिलहाल 1-2 साल तो मेरी कोई इंटेंशन नहीं है PhD करने की। सर आप कर भी रहोगे तो हमें थोड़ी ना बताओ, ऐसा नहीं है यार, मेरी ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो करता हूँ वो मैं तो बता ही देता हूँ, मुझे छुपाने की आदत नहीं है। तो ये मोटिवेशन है
जो किसी पर्सन को रिसर्च करने के प्रति प्रेरित करती है। अब आते हैं फीचर्स। फीचर्स में क्या चीजें हैं जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। देखो अब इसको ना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रिसर्च करते हो जब आप, तो उससे क्या कर सकते हो, जैसे फ्यूचर अकरेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे इसको ओवरव्यू बताया हुआ है, रिसर्च एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल दैट विल हेल्प इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर अकरेंस, है ना, कि फ्यूचर अकरेंस से रिलेटेड क्या हो जाता है हमें पता चल जाता है। डायरेक्शन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च का मेन फीचर ही है, उस रिसर्च को हम बोलते ही क्या है कि एक प्रॉब्लम है जी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, यही रिसर्च है। एक्यूरेसी इन ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन, बेसिस ऑफ रिसर्च इज एक्सपीरियंस। हर रिसर्च में आपका एक एक्सपीरियंस होता है या एम्पिरिकल एविडेंस होते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। जितने जितने आप एक्सपीरियंस होते जाओगे उतना आप अच्छे से ज्यादा क्या कर सकोगे, रिसर्च कर पाओगे। जैसे आप स्टार्टिंग में पहली बार रिसर्च करोगे तो आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, आप उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे। फिर आप दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, तो टाइम के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी आता रहेगा। गैदरिंग ऑफ न्यू डेटा, आपको नया डेटा मिलता है। इंपीरिकल मतलब होता है जो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, दैट इज रिलेटेड विद द एक्सपीरियंस। नया डेटा कलेक्ट करते हो। रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोग्राम है, ये भी आपको बता दिया। जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल, देखो रिसर्च में ना जनरलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप ना जनरलाइजेशन का मीनिंग यहीं पे समझ लो। जनरलाइजेशन का मतलब होता है किसी कोई नॉलेज है जो छोटे लेवल पे आपने अप्लाई की हुई है, उसको एक बड़े लेवल पे अप्लाई करना। इसमें मैंने आपको पहले बताया था, जैसे न्यूटन है, उसको पता चल गया कि यहाँ पर ग्रेविटी है, मगर लोगों को नहीं पता था, तो उसने उस चीज को पूरी दुनिया तक फैला दिया। इसको बोलते हैं जनरलाइज करना। जनरलाइज करना क्या करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। जैसे हमें एक छोटी सी नॉलेज मिली, उस नॉलेज को पूरे हर जगह पर जहां जहां पर भी वो एप्लीकेबल है वहां तक पहुंचा दे। देन आता है क्वेश्चन फॉर आंसर। हमारे पास कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर ढूंढने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की क्या करते हैं हम, कोशिश करते हैं। पेशेंट एक्टिविटी, पेशेंट एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि एक साइड पे डॉक्टर है, एक साइड पे नर्स है और एक साइड पे पेशेंट है, यही हुआ पेशेंट एक्टिविटी का मतलब। पेशेंस एक्टिविटी का मतलब क्या है कि भाई ये बहुत पेशेंस का काम है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि चलो आज रिसर्च शुरू करते हैं, कल खत्म कर देंगे। धीरे, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने पीएचडी में जाने के बारे में सोच लिया तो आप ये मान के चलो कि कम से कम मिनिमम 3 से 4 साल आपको यही काम करना पड़ेगा। समझ लो ना, 3 से 4 साल आपको यही काम करना पड़ेगा, ये आपको पता है। तो वो 3 से 4 साल का टाइम कुछ कम नहीं होता है, तो वो 3 से 4 साल आप लोगों को वो काम करना पड़ेगा, तो धैर्य से करना पड़ेगा। सोशल रेलेवेंस, अब जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसकी सोशल रेलेवेंस का होना बहुत जरूरी है ना। सोशल रेलेवेंस का मतलब कि आप जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करोगे ना, उसका सोसाइटी के प्रति कुछ कंसर्न होना चाहिए। ऐसे नहीं आप रैंडमली किसी भी चीज पे रिसर्च करना शुरू कर देते। ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल, आपकी जो रिसर्च है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, उसके कुछ पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, केयरफुल प्रोसीजर होने चाहिए, नीड एक्सपर्टाइज, रिसर्च रिक्वायर एक्सपर्टाइज। मतलब आप रिसर्च तभी कर पाओगे अगर उस रिसर्च को करने के लिए जिन स्किल्स की आपके अंदर जरूरत है वो आपके पास है। स्किल्स जो हमने पहले पढ़े, एक रिसर्चर के अंदर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए। अब साइक्लिकल, रिसर्च को हम साइक्लिकल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो रिसर्च है ना वो कभी खत्म नहीं होती। एक प्रॉब्लम से उसके सोल्यूशन तक पहुंचते हो ना, तो सोल्यूशन के साथ एक और प्रॉब्लम भी निकल के सामने आ जाती है। क्या समझ में आई? एक प्रॉब्लम है, आप उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए निकले हो, उसका सोल्यूशन तो मिल गया लेकिन उसके साथ एक और प्रॉब्लम और खड़ी रहती है, उसके साथ एक और प्रॉब्लम खड़ी रहेगी, तो लगातार चलती ही रहती है। रिलायबिलिटी, देखो रिलायबिलिटी को ना आपने आरसी से याद रखना, ये पूरा टॉपिक आएगा डिटेल में आगे। वैसे आरसी,
सी का मतलब होता है रिलायबिलिटी, का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, कि आपकी रिसर्च को क्या वेरीफाई किया जा सकता है। जैसे आपने जो रिजल्ट निकाले, क्या अगर हम उसको दोबारा रिसर्च करेंगे तो क्या वो सेम रिजल्ट आ रहे हैं, क्या सेम रिजल्ट आएंगे या नहीं। मतलब जैसे सपोज करो अभी आपका रिजल्ट आया 90% किसी चीज को लेके, आपने दोबारा किया और वो रह गया 40%, तो ये रिलायबल नहीं है ना। रिलायबल का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपकी रिसर्च है, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो चीज आप करना चाहते हो क्या वही कर रहे हो। मतलब अगर मेरी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है कि मैं किसी बंदे का एटीट्यूड मेजर करना चाहता हूं, तो मैं अपनी रिसर्च में उसके सिर्फ एटीट्यूड पे ही फोकस करूंगा, मैं और बाकी सारी चीजों को साइड पे कर दूंगा। ऐसा ना हो कि मैं सोच तो एटीट्यूड के बारे में रहा था और मैं पढ़ किसी और चीज के बारे में रहा था। समझ रहे हो ना। तो वैलिडिटी का मतलब होता है आर वी मेजरिंग और एबल टू मेजर व्हाट ओरिजिनली इंटेंडेड टू मेजर। क्या हम उसी चीज को मेजर कर रहे हैं जिस चीज को मेजर करने के लिए हम रिसर्च शुरू की है। आर वी मेजरिंग व्हाट वी आर इंटेंडेड टू मेजर, क्या हम उसी चीज को मेजर कर रहे हैं जिसको मेजर करने की हमने बात की थी। ऑब्जेक्टिव, देखो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले बताया कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो ना, कि रिसर्च के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। आप सब्जेक्टिव नहीं हो सकते, मतलब बायस नहीं हो सकते। जिस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं आप उसको वैसे ही प्रेजेंट करोगे, आप उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते। आपके सामने जो रिसर्च के रिजल्ट्स हैं आप उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते। वो जैसे हैं वैसे ही आपको वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। देन आता है जनरलाइजेबिलिटी। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि रिसर्च ये वैलिडिटी से रिलेट करता है कि अगर कोई चीज वैलिड होगी, मतलब जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है उसको हम जनरलाइजेशन बोल देते हैं, कि एक छोटे कंसेप्ट पे जो चीज है उसको एक बड़े कंसेप्ट में अप्लाई करने को क्या बोल दिया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल जनरलाइजेशन। इसको बोल देते हैं हम, इसी को हम जनरलाइजेशन बोल देते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल जनरलाइजेशन। छोटे से मतलब स्मॉल टू होल पे जब आप उस चीज को एप्लीकेबल कर देते हो, होल वर्ल्ड पे, मतलब बड़े बड़े वर्ल्ड पे, आप ऐसा बोल सकते हो। क्रेडिबिलिटी का मतलब कि आपकी रिसर्च है ना वो भरोसे लायक हो, क्रेडिबल होनी चाहिए। क्रेडिबल होनी चाहिए। क्रेडिबल का मतलब क्या हुआ कि जो आपने रिसोर्सेज को यूज किया है क्या वो रिलायबल है, क्या हम उन पे भरोसा कर सकते हैं। तो जो भी आप रिसोर्सेज यूज करोगे वो ऑनेस्टी से यूज करोगे, और ऐसे होने चाहिए कि अगर हम बोले कि अच्छा क्या इस पे भरोसा किया जा सकता है, तो यस वी कैन रिलाई ऑन देम, हम उन पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ फीचर हैं। डिस्कवरी वही है, पहले डिस्कवरी, डेवलप, वेरीफाई द नॉलेज, केयरफुल, क्रिटिकल इंक्वायरी, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन रिलेटेड होता है टूल से रिलेटेड, ठीक है, कि जो भी मेथड्स आप यूज कर रहे हो, जो भी टूल्स यूज कर रहे हो वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। और गुड रिसर्च इज रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का कनेक्शन भी रिलायबिलिटी से होता है कि दोबारा करेंगे तो क्या उसको फिर वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं, क्या उनको वेरीफाई किया जा सकता है। समझ रहे हो। रेप्लिकेट का मतलब होता है कि हम क्या उसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, तो क्या सेम टू सेम वैसे ही रिजल्ट आएंगे जैसे पहले रिजल्ट आए थे। मतलब कंसिस्टेंट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पहले रिजल्ट कुछ और आए थे, जब हम उसको क्रॉस चेक किया तो उस टाइम पे हमारे पास रिजल्ट कुछ और ही आ रहे हैं, है ना। कि क्रॉस चेक करते टाइम रिजल्ट हमारे पास कुछ और आ रहे हैं, जो पहले जब हमने देखा तब रिजल्ट कुछ और आए थे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्रॉस चेक करने टाइम पे भी हमारे पास वही रिजल्ट आने चाहिए जिस रिजल्ट के बारे में हम सोच रहे हैं, जिस रिजल्ट के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा यार इसका ये रिजल्ट था, पहले तो ये आया था, अब इसको रेप्लिकेट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये आपका रिलायबिलिटी के साथ कनेक्ट करेगा। रिलायबिलिटी के साथ आपका ये कनेक्ट कर जाएगा, ठीक है। उसके
उसके बाद रिसर्च के ना 4 एक इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिसको बेस बना के असर्शन और रीजन वाले काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो रिसर्च का फ्लेक्सिबल होना, देखो ये सब्जेक्टिव चीजें हो जाती हैं कि रिसर्च के रिजल्ट नहीं हो सकते, उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मगर इतना भी फ्लेक्सिबल ना होना कि आप टाइम बात पे रिसर्च को चेंज करते हो। मतलब देयर कैन सम चांसेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की यार इतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होना कि हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब यू कैन चेंज समथिंग, बट ऐसा नहीं है कि आप सारे का सारा ही चेंज कर दो। ऐसा ना हो कि आप सब कुछ ही चेंज कर दो। देन आता है प्रिसीशन। प्रिसीशन का मतलब क्या होता है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट मस्ट बी डिफाइंड विद सच प्रिसीशन दैट अदर्स कैन यूज दोस डेफिनेशंस। मतलब जो आप अपने रिसर्च के कंसेप्ट उनको इतनी एक्यूरेसी से एक्सप्लेन करोगे कि कोई भी उसको यूज कर सके, टू द पॉइंट। ठीक है कि आपकी रिसर्च के जो भी चीजें हैं, जो भी एग्जैक्ट डेफिनेशंस हैं, वो इतनी क्लियर कट होनी चाहिए कि अगर कल को मैं भी उनको इस्तेमाल करना चाहूं तो मैं भी उसको एज इट एज इस्तेमाल कर सकता हूं। कि अगर मैं भी उसको इस्तेमाल करना चाहूं तो मैं भी उसको एज इट एज क्या कर सकता हूं, इस्तेमाल कर सकता हूं। रेप्लिकेबिलिटी, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि आपकी रिसर्च होनी चाहिए वो रेप्लिकेबल होनी चाहिए। रेप्लिकेबल का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो रिसर्च है उसको रिपीट करेंगे तो आपके पास एक तरीके से सिमिलर टाइप के रिजल्ट आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले जो रिजल्ट आ रहे थे वो बिल्कुल ही अलग थे और अब आ रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग आ रहे हैं। तो ये एप्लीकेबिलिटी आपका रिलायबिलिटी के साथ रिलेट करेगा। दिस विल बी रिलेटेड विद द रिलायबिलिटी। और देन आता है फाल्सिफाइबिलिटी। फाल्सिफाइबिलिटी का मतलब होता है कोई भी थ्योरी ना, ऐसा नहीं है कि आप उसको हमेशा सही मानोगे। हर थ्योरी के अंदर डिसअप्रूव होने के फीचर होने चाहिए। मतलब हर थ्योरी ऐसी होती है कि उसको हम डिसअप्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई थ्योरी बना दी अब इस पे कोई इसको क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकता। तो हर थ्योरी के अंदर स्कोप रहता है डिसअप्रूव होने का, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च ऐसी होती है जो आज से पहले हुई थी तो सही थी, लेकिन टाइम के साथ वो गलत हो गई, है ना। जब वो रिसर्च हुई थी तब वो बिल्कुल सही थी, बट आज के टाइम पे देखा जाए तो उसका मीनिंग अलग हो गया। और देन आता है पार्सिमनी। पार्सिमनी जैसे आप बोलते हैं ना, कंजूस के लिए वर्ड यूज होता है पार्सिमनी। पार्सिमनी का मतलब क्या होता है कि भाई हम फ्यू वेरिएबल्स, मतलब वेस्टेज बिल्कुल कम होनी चाहिए, इकोनॉमिक वे से हमारी रिसर्च होनी चाहिए। जो हमारी रिसर्च होनी चाहिए वो बहुत ही एक इकोनॉमिक वे में होनी चाहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज से हम ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट है वो निकालने की कोशिश करें। अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं, मतलब हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करेंगे कि हमारे कम से कम रिसोर्सेज में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आउटपुट है वो निकल के आए। यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज से हम ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकालें। मतलब वेस्टेज नहीं होनी चाहिए यार, समझ रहे हो ना, किसी तरीके की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। देखो रिसर्च करने की अप्रोच को आप रिसर्च मेथोडोलॉजी बोल देते हो। जैसे रिसर्च मेथड्स का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से आपके पास टूल्स हैं और उन टूल्स को इस्तेमाल करने को मेथोडोलॉजी बोल देते हो। मतलब जैसे ये आपका नाउन हो गया और ये वर्ब हो गया, इससे ज्यादा इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, समझ लो ना। मेथड्स वो एक तरीका होता है और उस तरीके को इस्तेमाल करना मेथोडोलॉजी हो गया, समझ लो। एक मेथड है उसको आप रिसर्च मेथड बोल दोगे, जैसे टी टेस्ट, और उस टी टेस्ट को अप्लाई करने को मेथोडोलॉजी बोल देते हो, ठीक है जी। जैसे रिसर्च मेथड्स है, हमारे पास काफी सारे तरीके हैं। जैसे हमारे पास ये मेथड है, जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, ये एक मेथड है। इंपीरिकल रिसर्च है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आएंगी। कंस्ट्रक्टिव रिसर्च है, ये मेथड्स है। तो ये एक तरीके से वो टूल्स हो गए और इन्हीं टूल्स की जो एप्लीकेशन होती है वही आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी बन जाती है, ठीक है जी। इन्हीं टूल्स की जो एप्लीकेशन हो जाती है, मतलब आप ऐसा समझ लो ऐसे कि जब आप बात करोगे व्हाट की तो वो आपका रिसर्च मेथड होगा, और जब आप बात करोगे हाउ की वो मेथोडोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता इसमें। असर्शन और रीजन का एक दो बार क्वेश्चन आया है, सिर्फ डेफिनेशन से क्वेश्चन आया कि जब हम बात करते हैं व्हाट की कि क्या है, तो वो रिसर्च मेथड हो गए, और उसी को एक सिस्टमेटिक वे में अप्लाई करना उसको क्या बोल दिया जाएगा, मेथोडोलॉजी।
वैसे भी लॉजिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ मेथड्स, उन मेथड्स की एप्लीकेशन, उन मेथड्स को आप किस तरीके से अप्लाई करोगे, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का नाम दे देते हैं। वी कॉल इट रिसर्च मेथोडोलॉजी। इज इट क्लियर? तो ये आपकी सारी इंट्रोडक्टरी क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि रिसर्च के जो सारे बेसिक पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम रिलायबिलिटी पढ़ेंगे, वैलिडिटी पढ़ेंगे, रिसर्च डिजाइन पढ़ेंगे, और भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं उसको पढ़ेंगे। तो कल या परसों तक आपके रिसर्च के भी PYQ में शेयर कर दूंगा, ठीक है? इसी तरीके से, मतलब 10-12 दिन के अंदर। पार्सिमनी का मतलब होता है बेटा एक तरीके से कंजूस, मतलब कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स निकालने की कोशिश करें। अब देखो, बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं कि सर ये भी शेयर कर दो, वो भी शेयर कर दो। जो लोग ये सोचते हैं ना कि सर सारे MCQ एक साथ ही, तो वो ऐसे लोग होते हैं ना जो सिर्फ रिसोर्स कलेक्ट करते हैं। क्योंकि जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं ना, वो तो जब उनके सॉल्व होंगे ना, उस दिन आके मुझे बोलेंगे कि सर हमने 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब हमें दूसरा दे दो। क्योंकि उन्होंने उस चीज को सीखना है, उनका मतलब उससे प्रोडक्टिविटी निकालना है, इकट्ठे करके कुछ कोई मेडल लेना नहीं है। पहले 150 क्वेश्चन तो बना लो, उसके कंसेप्ट पे तो काम कर लो। तो एक का मैसेज आया आज, बोला आपने सिर्फ 150 क्वेश्चन शेयर किए, बाकी 1750 कहां पे है? मैंने कहा तूने मेरे को पैसे दिए थे क्या इस चीज के? मतलब लोग इतना मतलब ऐसे रिएक्ट करते हैं कि बस भाई पता नहीं मैं क्या ही है यार। मतलब अगर हम आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं तो मतलब ऐसे ऑर्डर दोगे हमें? बोलो बाकी के क्वेश्चन कहां पे हैं? मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे को भेजता हूं, मेरे को 10,000 रुपए दे, फिर मैं देता हूं, फिर तू मैसेज भी नहीं करेगा मुझे दोबारा। एक तो इतने सारे पेपर कलेक्ट कर रहा हूं, उनको टाइप करवा रहा हूं, मतलब आपको कुछ पता भी है मैंने इस चीज के लिए कितना पे किया होगा? आप लोगों को ये भी मालूम नहीं होगा ये सारे काम के लिए मैंने कितना पे किया होगा। सिर्फ आपको इस वजह से कर देते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें अनअकैडमी की तरफ से पेमेंट मिल रही है तो हम कुछ ना कुछ बच्चों को फ्री में भी दे देते हैं, बच्चों को अच्छे से कि हाँ की सबकी हेल्प हो जाए। लेकिन लोग तो ऐसे मतलब हाथ पकड़ाओ तो गला पकड़ते हैं यार जाके। मुझे मालूम है PYQ बेचते हैं बहुत सारे लोग। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने वो सारे पेपर्स आपसे ही कलेक्ट किए हैं। मतलब मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? आप ही बच्चों से मैंने वो पेपर कलेक्ट किए और फिर आपको पैसे लेके बेचो। या तो आप पहले मुझसे पैसे लेते ना, या तो मैं आपको पैसे दे के खरीदता पेपर, है ना? मतलब अजीब सीन हो जाता। मतलब मेरे लिए ये सारी चीजें इतनी मैटर नहीं करती, क्या फर्क पड़ता है यार, साथ में लेके जाना है क्या पैसा, जहां से मिल रहा है वहां से मिल रहा है, खुश हूं मैं उस चीज में। तो बहुत सारी चीजें पैसों से ही मेजर नहीं होती हैं, लोग तो बेचते हैं उन चीजों को। अरे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि हम क्या सोचते हैं और लोग उस चीज को किस तरीके से रिएक्ट करते हैं ना। बोला बाकी पेपर कहाँ है? कहा हाँ भाई, ऑर्डर दे रहा है ना तुम मुझे। तो कल या परसों तक, मतलब संडे तक आपको मैं शेयर कर दूंगा। मतलब आपके पेपर हैं जो कोशिश करूंगा कि इस महीने के एंड तक, अप्रैल के एंड तक आपके 35 शिफ्ट्स के क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दूंगा, मतलब शेयर कर दूंगा। और इसमें से जो क्वेश्चन हम स्पेशल क्लास में शुरू करेंगे वहां पे वो साथ में हिंदी में भी रहेगा, ठीक है? क्लियर है जी? वहां पे वो सारी चीजें हिंदी में भी रहेंगी। तो शुरू करेंगे एक कल परसों से, सैटरडे से शुरू करेंगे, है ना?
जनरल पेपर की अगर आप बुक लेना चाहते हो तो आप केवीएस मदान की बुक ले लीजिए, वो काफी अच्छी है। ठीक है, मतलब मार्केट में ऐसे तो आपको हजारों किताबें मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मेरे को एक स्टैंडर्ड बुक खरीदनी है, तो आप पीएसएन पब्लिकेशन की बुक है वो खरीद सकते हो, केवीएस मदान की, और अच्छी स्टैंडर्ड बुक है। मतलब ऐसे ही पैसे मत खराब करो यहाँ वहां पे, ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि यार 500-700 रुपए लगाए भी और वो भी वेस्ट हो गए। नहीं नहीं, नोट्स ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो लेना चाहते हैं। वैसे मैं आपको सुजेस्ट नहीं करूंगा खरीदो, क्योंकि आपने यहाँ पे सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको यही नोट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको बोला ना, ये तो वो बच्चे बोलते हैं ना, नहीं नहीं बेटा मेरी कोई बुक नहीं। अरे भाई प्रिसीशन मैंने 3 बार बता दिया तुम्हारे क्वेश्चन के बाद, टू द पॉइंट एक्यूरेट तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन करना। ठीक है, इसको कल कंटिन्यू करते हैं। अभी मिलते हैं हम 2 बजे की क्लास में, ध्यान रखिएगा। और अभी जो PYQ है ना, उनको शेयर पढ़ना भी शुरू कर लो भाई। अब मेरे भी सब मत छोड़ देना, PYQ शेयर किए हैं तो क्लास में डिस्कस होंगे, जो भी जितना भी टाइम होगा, बट आपको शेयर कर दिए हैं तो उनको अच्छे से बनाना शुरू करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। नहीं नहीं, पेपर 2 की क्लासेस हैं, पेपर 1 की और कोई क्लास नहीं है आज। बाय।